अब देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.6, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर 3 चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इनकी वर्टिसेस पर एक चार्ज रखा है Q1, Q2 और Q3। ये किसके बराबर है? Q के बराबर। ठीक है, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज स्मॉल q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। जब कोई फिगर दिख रहा है, इसकी वर्टिसेस पर जो चार्ज दे रखा है वो Q1, Q2 और Q3 वो किसके इक्वल है? Q के इक्वल है। ठीक है, और इसके सेंट्रोइड पर एक चार्ज दे रखा है कैपिटल Q, उसका जो साइन है और इन जो वर्टिसेस पर चार्ज रखे हैं सबका कैसा है? सेम है। ठीक, तो आगे क्वेश्चन ने बोला है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सेंट्रोइड पर चार्ज रखा है कैपिटल Q, इस पर नेट फोर्स निकालो, बताओ कितना होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस पर जो फोर्स लगेगा किसी बाहरी चार्ज की वजह से तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंटरनल सिस्टम की वजह से लगेगा, क्योंकि इस पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो इस वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से और Q3 की वजह से लगेगा। तो इंटरनल सिस्टम की वजह से इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, तो देखो ये Q और ये Q और सबका साइन कैसा है? सेम है। तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो मानो इस पर ये जो फोर्स लगेगा, ये वाला जो इस पर फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, और इसको बोल रहा हूं मैं F1 फोर्स। और ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा? F2 फोर्स। और ये वाला जो इस पर फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स F3। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर ये चार्ज कैपिटल Q है और सेंट्रोइड पर रखा है, तो इस पर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जिसे हम F3 बोल रहे हैं, और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, यानी ये F1 और ये F2। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखो, मुझे कुलाम्स लॉ की वजह से यहां फोर्स निकालना है और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके चार्जेस के बीच का सेपरेशन। लेकिन आप देख रहे हैं ये Q और Q दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो उसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो, अगर मैं इसको R मान लूं यहां और यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कंप्लीट एंगल कितने का हो जाएगा? 60 का। तो ये कितने का हो जाएगा? 30 का। तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली कितनी हो जाएगी साइड? L/2, और ये भी कितना हो जाएगा? L/2। तो यहां से अगर इस सेपरेशन को निकालोगे, इन दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन को, तो cos 30 लगा दो। ठीक है, तो देखो नाउ टू फाइंड या टू कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन चार्ज Q एंड कैपिटल Q, तो कैसे निकालोगे आप? cos 30 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा L/2 अपॉन R, तो ये आ जाएगा L/2R। ठीक है ना? तो अब देखो आप, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो ये √3/2 बराबर L/2R। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया R बराबर आ जाएगा ये L/√3, ये वैल्यू निकल के आ गई L/√3। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच की वो कितनी निकल के आ गई? L/√3। ठीक है, अब देखो आप, मेरे पास चार्ज भी गिवन है, सेपरेशन भी निकल के आ गया, तो मैं इजिली यहां से F1 कैलकुलेट कर सकता हूं। तो F1 कितना निकल के आएगा? तो F1 आएगा KQ और कैपिटल Q अपॉन R², और R की वैल्यू कितनी है? L/√3, तो KQQ अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर, और √3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3, तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3KQ कैपिटल Q अपॉन L²। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? अब देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये चार्ज सेंट्रोइड पर रखा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना दोनों चार्ज के बीच की जो R है, यही सेम इसके लिए होगी और यही सेम इसके लिए होगी। मतलब चार्जेस Q इसके लिए भी Q और इसके लिए भी Q, यानी चार्जेस तीनों फोर्स के लिए F1, F2 और F3 के लिए सेम है, और उनके बीच का भी सेपरेशन है, सेम है, R है, जिसकी वैल्यू कितनी है? L/√3। तो मतलब जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा F1, F2 और F3 का, वो कैसा होगा? सेम होगा। उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? इतनी, 3KQQ अपॉन L²। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो मैग्नीट्यूड होगा F1 का और F2 का और F3 का, वो कैसा होगा? इक्वल होगा। मान लो उसे क्या बोल रहा हूं मैं? F बोल रहा हूं। ठीक है,
ये बात क्लियर है। तो मैंने F1 F2 और F3 तो कैलकुलेट हो गया कि F1 और F2 और F3 की वैल्यू कैसी आएगी, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इस पर अब नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कितना होगा, तो देखो आप, अगर ये एंगल 30 है और ये एंगल अगर 90 है तो 90 30 कितना हो जाएगा, 120। तो ये कितना बचा, 60। सेम कंडीशन ये भी इसके लिए परपेंडिकुलर की कंडीशन हो जाएगी, तो ये 30 ये 90, तो ये कितना आ जाएगा, 60। सेम कंडीशन ये भी कितना आ जाएगा, 60, ये भी कितना आ जाएगा, 60, ये भी कितना हो जाएगा, 60, और ये भी कितना हो जाएगा, 60। अगर मैं यहां आपको डिफाइन करूं कि इन दोनों फोर्सेस का मुझे रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहां होके जाएगा, इन दोनों के बीच में से होके जाएगा, ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो मैं रिजल्टेंट निकालूंगा। अब देखो आप, ये F1 था, ये F2 था, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि यहां 60 ये 60, टोटल कितना हो गया, 120। तो ये कितना आ गया, 120। तो अगर आप यहां रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो FR कितना हो जाएगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। लेकिन F1 F2 का मैग्नीट्यूड क्या मान लिया मैंने, F, क्योंकि सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो आप देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और cos कितना है, थीटा कितना 120, और cos 120 की वैल्यू -1 -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2। और देखो 2 से 2 खत्म, ये आ गया -F स्क्वायर, तो ये आ गया F स्क्वायर, रूट में बचा कितना, F। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F आ गया। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना आ गया, F। और F3 भी किसके बराबर था, मैग्नीट्यूड F के बराबर। आप देखो ये दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा आ गया, सेम। रिजल्टेंट फोर्स का और ये F3 फोर्स का कैसा आ गया, सेम। क्लियर है बात। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इस पर अब जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर, तो ये दोनों देखो ये तो कैसे हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स है, 0। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा, F1 F2 और F3 की वजह से। द वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0। अगर आपको इसको इस तरीके से नहीं करना तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखो कैसे, अगर आप इसको कंपोनेंट मेथड से करना चाहें, देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, यानी ये 60 था, तो कितना हो जाएगा 30। तो इस F1 के दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला F1 cos 30 और एक ये वाला कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, F1 sin 30। ठीक है, अब F2 के लिए ये वाला एंगल कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा F2 cos 30, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर, ये भी क्या हो जाएगा F2 sin 30। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पर जो कंपोनेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, F sin 30 प्लस F2 sin 30, और F1 F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो F मान लिया है, तो इनको जब ऐड करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 2F sin 30। तो यहां देखो आप, ये क्या आ जाएगा 2F sin 30। अगर F नेट निकालो तो ये आ जाएगा 2F sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 से 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया F। तो F नेट कितना निकल के आ जाएगा F, यानी ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी N, F। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और रिजल्टेंट फोर्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लाम्बी थ्योरम यहां यूज करूं, ठीक है, तो लाम्बी थ्योरम क्या बोलती है, लाम्बी थ्योरम ये बोलती है कि अगर तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप देख रहे हैं सेम है, और तीनों का एंगल सेम है, बिल्कुल एंगल सेम है, इनके बीच का जो एंगल है वो 120 है, बिल्कुल सेम है। तो अगर एंगल सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका जो वेक्टर सम होता है तीनों फोर्सेस का वो 0 होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये लाम्बी थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो मैं F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर सम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इस क्यू पर, कैपिटल क्यू पर जो सेंट्रॉइड पर रखा था, इस पर जो नेट फोर्स होगा अब वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जो नेट फोर्स होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस F1 दिस F2 एंड दिस F3, इन तीनों की वजह से होगा, जबकि तीनों का वेक्टर सम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि लाम्बी थ्योरम से भी हम इसको कर सकते हैं, और जनरली इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि अगर ये वाला फोर्स रिजल्टेंट फोर्स भी F है और ये रिजल्टेंट फोर्स भी F है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे कैंसिल। तो मैं कह सकता हूं इस पर जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0। तो मैं बोल सकता हूं
द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q इज 0। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट 1.7 एक्सप्लेन करता हूं।